गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ BBMKU यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के लिए। और ये जो पेपर का कोड है वो VAC पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स। ये सब चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे BA BSc BCom से हैं उन सारे लोगों का ये पेपर एक कंपलसरी पेपर है, तो इनसे आप लोग को ये चीज़ आप लोग को पढ़ना एकदम अनिवार्य है। तो इसलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पेपर है, आप इसको कहीं से भी पढ़िए, एकदम न्यू ही है ना, स्टार्टिंग ही है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट है ना, हम जो PDF में दिए हैं उससे अलग अलग क्वेश्चन ही हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ना पढ़े, है ना। एक दो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ना पढ़े, हमेशा नया पढ़े और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करने का एकदम ये रखें, है ना, कॉन्फिडेंस आए आप लोग में। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको बताते हैं। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आप लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ये अभी लगातार चलेगा, है ना। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक इसको हम लगातार सोच रहे हैं, मतलब कम से कम 10-15 क्लासेस सोच रहे हैं कि इस पे हो जाए। तब तक आप लोग का जो है एक अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जब हम 10 क्लासेस लेंगे, और समझिए कि 10 क्लासेस होगा और हर क्लासेस में 50-50 क्वेश्चन होंगे, आज भी 50 क्वेश्चन ही हैं, तो मान लीजिए कि 500 क्वेश्चन ऐसे हो गया, है ना। फिर अगर 15 होता है तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग 750 क्वेश्चन डेली, मतलब आप लोग को ज़्यादा लोड नहीं है, इसी वीडियो को देख करके हो जा रहा है ना। और आप लोग को एक चीज़ और हम बता दें कि PDF को लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है ना। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जो है वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जा करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर लेंगे ना तो देखिए क्या है कि 77 रुपया बहुत ज़्यादा फी नहीं होता है ना, क्योंकि अब आप फेल ना हो। और उसमें 77 रुपये में आपको क्या है कि आपको सारा चीज़ ही प्रोवाइड कर दिया गया है। एक सेकेंड, माइनर पेपर भी दिया जा रहा है, AEC VAC सब। और कल हम आपको बताए थे कि इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हुआ था, तो इसी VAC पेपर में ही, एक सेकेंड, इंटरनेट स्लो हो रहा है लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम अपलोड भी कर दिए VAC पेपर में। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ BBMKU, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। डाउनलोड करके पढ़िए। वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा लगता है कि टाइम बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ आप एक बार क्या कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, धनबाद मैथ अकेडमी, क्योंकि ये जो कोर्स है, आपको ये जो चीज़ है, आपको PDF है, आपको इसी ऐप में ही देखने को मिलेगा, समझे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग से एक बार और चीज़ हम बता देते हैं कि इसमें मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट हो, ऐसे रिपीट ना होने की संभावनाएं हैं, है ना। हम लोग ने ऐसा इसको प्रिपेयर ही किया रहता है कि रिपीट ना हो, लेकिन फिर भी अगर 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग भी कंटेंट बनाते हैं, आप लोग के लिए मदद करते हैं, लाते हैं, तो 1-2% तो भूल चूक हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे, है ना। फिलहाल इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। और कुछ अगर गलती भी हो जाता है हमसे, मान लीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम गलत आंसर टिक लगा दिए, तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ ये वाला गलती हो गया, तो हम उसको एक बार क्या करेंगे कि अपने हिसाब से हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक। ऐसे देखते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है। इन्वायरमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर तो देखते हैं, है ना, हाइड्रोस्फेयर भी देखते हैं, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर के बायोस्फेयर बनता है। तो ये सारा कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिलहाल इकोनॉमी नहीं है ना, तो इसका आंसर जो है क्या होगा बताइए। इसका आंसर इकोनॉमी नहीं होगा, है ना। इकोनॉमी हम लोग अपने चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा इकोनॉमी। आगे चलते हैं, आगे देखिए, द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ इज नोन है। एक गैस का परत, है ना,
पृथ्वी को घेरे हुए गैस की परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हम लोग सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, समझे? अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? देखिए, अ सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को ठोस बाहरी परत, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत, लिक्विड ये सब तो नहीं होगा, पहला ही होगा इसका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन विच टू कंपोनेंट फॉर्म द बायोस्फीयर? किन दो घटकों के बीच की अंततः क्रिया जैव मंडल बनती है? कौन सा इसका आंसर होगा? ऑल लिविंग। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये नहीं होगा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये सब नहीं होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसका आंसर ये है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर? जल मंडल का मुख्य महत्व क्या है? क्या है मुख्य महत्व जल मंडल का? क्या देता है? इट प्रोवाइड एयर फॉर ब्रीथिंग, क्या ये जल मंडल हमको सांस लेने में मदद करता है? क्या ये रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को जल मंडल? नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। इट प्रोवाइड हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक जगह प्रोवाइड करता है, ये जल जीवों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक प्रकार का स्टडी है। पारिस्थितिकी का अध्ययन किसे कहते हैं, है ना? पारिस्थितिकी का अध्ययन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक शॉर्ट डेफिनेशन हुआ, है ना? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ये शायद क्वेश्चन कल आया था, नहीं? तो इसका आंसर है डेजर्ट। तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि कल हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज रिवर क्लासिफाइड? ये भी शायद कल आ चुका था। लोटिक होगा, है ना, प्रवाही। आगे चले। विच इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोल्टी वाटर एंड इज पार्टली इनक्लोज्ड बाय लैंड? कौन सा पारिस्थितिक तंत्र खारे पानी की विशेषता वाला है और भूमि द्वारा आंशिक रूप से घिरा हुआ है? कौन सा घिरा हुआ है भाई? एस्ट्यूरी घिरा हुआ, मुहाना, है ना। आगे चलते हैं। ग्रास इकोसिस्टम आर प्राइमरली डोमिनेटेड बाय, ग्रासलैंड इकोसिस्टम किस चीज़ से डोमिनेट करता है? ग्रासलैंड नाम से ही आपको पता चलता है, ग्रास, है ना, ग्रास का ज़मीन, तो ये ग्रास ही यहाँ पे रहेगा ना, और तो कुछ नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 1.3, मतलब आप लोग देख रहे हैं कि कल भी हमने आपको एकदम टॉपिक वाइज न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, आज भी हम लोगों ने आपको टॉपिक वाइज, क्योंकि स्टूडेंट देखिए क्या है ना कि ये सब चीज़ को खोजना आप लोग को बहुत आसानी से ये सभी चीज़ मिल जाता है। इसको अरेंज करने में, खोजने में, PDF बनाने में पूरा 1-2 दिन का समय लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, मेहनत लगता है ना। और वो भी जब आप लगातार करेंगे तब आप ऐसा चीज़ बना पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ मेहनत है, आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे ना तो हम और भी आप लोग के लिए कर पाएंगे, क्योंकि और आप लोग के लिए और कोई लोग आप लोग के लिए इतना बढ़िया तरीके से खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोग आप लोग के साथ है ना। गैस पेपर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का, है ना। उन लोग को आपसे मतलब एकदम कि चाँप के मतलब चल दें, है ना, उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा रिप्रेजेंट करता है? फूड चेन। देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है ना, और इधर भी बहुत कीमती है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखते रहेंगे और इसका PDF आप लोग जो है वहाँ से ले लेंगे, ठीक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, क्योंकि PDF रहेगा ना तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन? फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? क्या है भाई? प्लांट्स है, मतलब यहीं से वो चीज़ उगता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर इसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एट द टॉप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे टॉप कौन सा है? टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। आगे चलते हैं। What is the role of decomposers in an ecosystem? डिकम्पोजर पारिस्थितिक तंत्र में
अपघटकों की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? ये ब्रेक डाउन करे डेड ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या करता है कि जो कुत्ते भालू बिल्ली ज़मीन में जो मर जाते हैं, या फिर पेड़ पौधा भी पत्ता उत्ता भी ज़मीन में रहता है, तो सब क्या, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ना, टूटते जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर दिया जाता है। मृतिक जैव पदार्थ की विघटित करना, है ना। तो इसको आगे चलते हैं। Which type of ecological pyramid does the number of organism decrease as you move up the pyramid? किस प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड में पिरामिड के ऊपर की ओर जाते हुए जीवों की संख्या घट जाती? किस प्रकार के जीवों की संख्या घट जाती है? पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, संख्या का पिरामिड। इसका शायद हमको लगता है कि कुछ गलत टाइप का है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, है ना। इसको एक बार सर्च कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अब आ गया यूनिट 2। यूनिट 2 से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? क्या है प्राइमरी सोर्स एयर पॉल्यूशन का? व्हीकल से, जो वाहन से उत्सर्जन होता है जिन प्रकार के गैसों का, वही एक प्राथमिक वायु प्रदूषण का कारण है। Which type of pollutant is formed when primary pollutant react in atmosphere? किस तरीके का सिस्टम बनता है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। आगे चलते हैं। What is the main consequence of water pollution on aquatic life? Aquatic life में जो भी पानी के नीचे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? क्या मेन परिणाम पड़ता है वाटर पॉल्यूशन करने पे उन एक्वेटिक लाइफ के ऊपर? क्या होता है भाई? उन लोगों का घर तबाह हो जाता है, क्योंकि घर में रहते हैं, घर में कूड़ा करकट कर देंगे, हम ही लोग कर देंगे, तो उनका घर तबाह ना हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख परिणाम है? कौन सा है भाई प्रमुख परिणाम? रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता, जो मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी हो जाती है। आगे चलते हैं। नॉइज पॉल्यूशन प्राइमरली अफेक्ट, ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से किस प्रभावित, ये क्या लिखा हुआ, प्रभावित करता है ना। किसको प्रभावित करता है भाई? हियरिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता को। यहाँ पे और अगर दूसरा उदाहरण रहता तो उसको हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन हियरिंग एबिलिटी है ना यहाँ पे ऑप्शन। विच गैसेज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस वैश्विक तापमान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? जाहिर सी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते हैं। What is the main effect of global warming on polar region? पोलर रीजन में, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र पर वैश्विक तापमान का मुख्य प्रभाव क्या है? क्या है भाई मुख्य प्रभाव? आइस कैप, जहाँ पे ग्लेशियर है, अंटार्कटिका है, वो सबको पिघला देगा भाई, है ना। आगे चलते हैं। विच फेनोमेना प्रक्रिया रिजल्ट फ्रॉम द टैपिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफियर? कौन सी घटना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस द्वारा गर्मी को फंसाने का परिणाम है? कौन सा चीज़ है भाई? आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं जानते तो रट लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि हर चीज़ का अभी परिणाम बताने का कोई मतलब नहीं है। ये परिणाम जो रीज़न आपको जो बताएंगे तो उसका भी समय ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है ना। अभी एग्ज़ाम में आप लोग को सिर्फ रटना होगा, कुछ फैक्ट्स को याद करना होगा, यही सब चीज़ करना होगा। Which harmful environmental effect is caused by sulfur dioxide and nitrogen oxide, है ना, in the atmosphere? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से कौन सा हानिकारक पर्यावरण प्रभावित होता है? क्या होता है भाई? सीधा एसिड रेन होता है ना। एसिड रेन का कारण यही सब चीज़ है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है? कौन सा चीज़ है? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, याद कर लीजिएगा, एकदम पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल? निम्नलिखित में से कौन ये छोड़ दीजिए, क्या लिखा हो हमको नहीं समझ में आ रहा। निपटान का तरीका है। क्या है भाई निपटान का तरीका?
इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। व्हाट डज 3R स्टैंड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट? क्या है भाई? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? है ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या है? खाद बनता है ना। इफेक्टिव तरीका है खाद बनाने का। जैव कचरे का प्रबंध करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? कंपोजिंग करना, खाद बनाना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट द सोर्स? स्रोत पर कचरा को अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या? नहीं देखते हैं कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, आपसे जो है गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके ले जाता है ना। आप लोग को भी बोलता है कि अलग अलग करके रखिए, और हम सबको अलग अलग करके ही रखना चाहिए। तो इसका मेन क्या है? टू फैसिलिटेट रिसाइकलिंग। जब रिसाइकलिंग होता है, फैक्ट्रीज में जाता है रिसाइकल करने में, तो ये आसानी से हो पाए, है ना, ये आसानी से हो पाए। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस बाय कंपोजिंग? किस तरीके का वेस्ट को किया जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। किस प्रकार के कचरे का खाद बनाकर सबसे प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट को? आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, किसको क्या रेफर्स करता है? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ गिवन एरिया, है ना, अलग अलग प्रकार के लाइफ्स रहते हैं यहाँ पर। विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड इन वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन? जैव विविधता का कौन सा स्तर किस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को शामिल करता है? क्या शामिल करता है भाई? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये सब चीज़ को आप लोग को याद करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करके एकदम खटाखट याद कर लीजिए, है ना। और ये चीज़ आपको लगातार मिलते रहेगा। और वीएससी पेपर को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं, भुगत चुके हैं कि बीबीएमकेयू जो है कोई सा भी पेपर में स्टूडेंट्स को आप लोग को लटका देता है ना, बिना किसी कारण के। आप पेपर चेक करते रह जाएंगे, करवाते रह जाएंगे, 500 रुपया 550 रुपया देते रह जाएंगे, है ना, क्योंकि पेपर चेक करने का तो यही फी लगता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। लेकिन तब भी आपका पेपर चेक करे ना करे, वही नंबर बैठा दे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं कि ये पीडीएफ है, ये सारा चीज़ हम आपको, मतलब हम सोच रहे हैं कि हर जगह से क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर दे, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आना यही सब क्वेश्चन है ना, लेकिन अलग तरीके से पूछेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, आएगा तो 50-100 क्वेश्चन ही ना, हम रगड़ करके आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप लोग उसको पढ़ लीजिए, एकदम भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि उससे बाहर नहीं ही आए, है ना, क्योंकि बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी है, पागल टाइप का है, लेकिन पूछना यही सब है, यही सब चीज़ से वो पूछेगा। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं है ना, इसलिए हम आप लोग को जितना ज़्यादा हो सक रहा है उतना ज़्यादा कंटेंट, मतलब ये सब क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो इस सब चीज़ को आप लोग पढ़िए, है ना। आगे चलते हैं। द जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज इज नोन एज, क्या होता है ये? जेनेटिक डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत जरूरी है? क्या जरूरी है भाई? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आगे चलिए। वाई इज मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैव विविधता को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है भाई? इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अब आ गया 3.2 नंबर यूनिट में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। विच मेथड इन्वॉल्व द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट? कौन सा तरीका प्रजातियों को उन प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने में शामिल है? कौन सा चीज़ शामिल है? इन सिटू कंजर्वेशन, प्राकृतिक संरक्षण, है ना, इसका मतलब ये हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कन्वर्ट? ये सर फॉरेन भाषा कुछ होता है, ये जो है इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कन्वर्सेशन, इसका बोटेनिकल गार्डन होगा। आगे चलते हैं।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग बायोडाइवर्सिटी, क्या पर्पस क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थापित करने का उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है, टू फोकस करना कंजर्वेशन जैव विविधता, उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र को संरक्षण प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हुआ। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है, कौन सा केंद्रित है, CBD, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। विच कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व क्रिएटिंग कॉरिडोर्स बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सा ऐसा चीज, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, है ना। आगे चलते हैं। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा चीज है भाई, ये हो गया सोलर एनर्जी। आगे चलते हैं। विच रिसोर्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से किस संसाधन का उपयोग किया जाता है भाई, कौन से संसाधन का उपयोग किया जाएगा बताइए, कोल का उपयोग किया जाएगा, तभी तो इससे पानी को उबालेंगे, फिर स्टीम निकलेगा, उससे बिजली बनेगा, टरबाइन घूमेगा, है ना, ये सब चीज़ है। विच नेचुरल रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, कौन सा ऐसा चीज़ की बहुत ज़रूरी होता है, आयरन ओर, आयरन ओर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्टील के प्रोडक्शन में, है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना, निम्नलिखित में से किस गैर नवीकरण संसाधन माना जाता है, क्या माना जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। विच रिसोर्स इज नोन फॉर इट्स सब्सटेंशियल एंड लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या होगा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, विच रिसोर्स इज नोन एज सब्सटेंशियल एंड लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका होगा हाइड्रो पावर। आगे चलते हैं। विच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चर, कौन सा अभ्यास कृषि में पानी बचाने में मदद करता है, कौन सा अभ्यास मदद करता है, ड्रिपिंग, ड्रिप करके छोटा बूंद में करके इरिगेट किया जाता है ना, पटाया जाता है पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संयंत्र का एक तरीका है, कौन सा है भाई तरीका, कि हम लोग को छत पे एक टैंक बना देना चाहिए जहाँ पे पानी छत से बहाव को एकत्रित करना, है ना। तो ये चीज़। विच वाटर बॉडी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, किस जल निकाय का उपयोग मुख्य रूप से जलवायु विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, कौन सा चीज़ किया जाता है, रिवर पे ही देखते हैं आप लोग, डैम लगता है ना, डैम बनता है, तो वहीं से इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। आगे चलते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, कौन सा टेक्निक को यूज किया जाता है भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए, कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे, परकोलेटेड टैंक, ये याद रख लेना, या आता नहीं होगा, है ना, आप लोग को आता नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। विच पॉलिसी एम इन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, कौन सी नीति जल संसाधन के एकीकृत प्रबंधन का लक्ष्य रखती है, कौन सा चीज़ रखती है, नेशनल वाटर पॉलिसी। तो ये था स्टूडेंट आप लोग का 50 क्वेश्चन, आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, याद कर लीजिएगा। ये सब चीज़ को आपको याद करने के लिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट बनाएंगे, नोट क्या बनाना, नोट बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आप लोग चुपचाप से सिंपल काम कर सकते हैं, यहाँ पे आ करके इसको देख लीजिए, यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिस सेट 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़, वैसे ही ये जो आज का क्लास हुआ है इसका भी PDF आपको इसके जस्ट नीचे दिख जाएगा, और ऐसे करके सभी क्लासेस का दिखेगा। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए, है ना। आप लोग जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारा चीज़, जितना भी इसमें जो चीज़ है, सारा चीज़ आप लोग को जो है अवेलेबल हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ आपका अनलॉक हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्त को ज़रूर बताइए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी फेल होने का संभावना उतनी ही है, तो उसको भी बता दीजिए, वो भी फेल ना हो, है ना। ग्रुप है तो उसमें भी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।